ताओ ते चिंग की यात्रा में हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। आज ताओ का 36वां सूत्र लेते हैं, 36th वर्स लेते हैं। पहले उसे हम लोग सुनते हैं, फिर उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लाओ त्से लिखते हैं, What should be shrunken must first be stressed. What should be weakened must first be strengthened. What should be abolished must first be cherished and flourished. What should be deprived must first be enriched. If something has to be taken away, must first be granted access. The lesson here is called the wisdom of obscurity. This is understanding the hidden. The soft and weak overcome the hard and strong. The gentle outlasts the strong. The obscure outlasts the obvious. The fish cannot leave the deep waters, and a country's weapons should not be displayed. अर्थात लाओ त्से कहते हैं, जिसे सिकुड़ जाना है, सिमट जाना है, उसे पहले फैलने देना होता है। आवश्यक रूप से उसे पहले फैलने देना होता है। और जिसे कमजोर होना होता है, उसे पहले शक्तिशाली बनाना होता है। और जो समाप्त हो जाता है, जिसको समाप्त होना है, पहले उसको संजोना और संवारना पड़ता है, संवर्धन करना पड़ता है उसका। और जो छीन लिया जाना होता है, जो मिट जाना होता है, उससे पहले तुम्हें समृद्ध किया जाना आवश्यक है। और कुछ अगर ले लेना है, कुछ अगर ले लिया जाना है, तो पहले उसे देना भी आवश्यक है, यानी कि पहले वो दिया जाता है। और लाओ त्से कहते हैं कि ये जो शिक्षा है, ये जो सूत्र है, इसको हम कहते हैं गोपनीयता की प्रज्ञा, गोपन प्रज्ञा, द विजडम ऑफ ऑब्सक्योरिटी। ये सूक्ष्म जीवन की समझ है। आगे वो कहते हैं कि जो मृदु और कमजोर है, वो शक्तिशाली के पार चला जाता है, उसके ऊपर विजयी हो जाता है। जो विनम्र है, वो शक्तिशाली के आगे जाता है, उस पर विजय पाता है। और जो अस्पष्ट है, धुंधला है, छुपा हुआ है, गोपनीय है, वो स्पष्ट के ऊपर विजय पा लेता है। एक मछली को गहरे पानी में ही रहना होता है। एक मछली को कभी गहरे पानी को नहीं छोड़ना चाहिए। और एक राष्ट्र को, एक देश को अपने हथियारों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उनको छुपा कर रखना चाहिए।
आज के सूत्र लाओ त्से के बड़े रोचक, मज़ेदार हैं और समझने जैसे हैं। जीवन के द्वैत को समझने के लिए भी उपयोगी हैं और हमारी जो व्यावहारिकता है उसको समझने के लिए भी बड़े उपयोगी हैं। हम आज के सूत्रों में धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते हैं, हम अपने को पूरी तरह खुला और ग्रहणशील रखें, एक एक बात को आत्मसात करें और देखें कि अगर हम इस समझ को, इस प्रज्ञा को अपने जीवन में उतारते हैं तो जीवन कितना रूपांतरित होता है। कमाल की बातें हैं आज के सूत्र में, और अगर समझें तो सारी दुश्चिंताओं को समाप्त करने वाली हैं। लाओ त्से कहते हैं कि जिसे सिकुड़ना है, सिमटना है, उसे पहले आवश्यक रूप से फैलने देना होता है। हम ऐसा नहीं चाहते। हर बात आगे जो सूत्र में आएगी उसमें हम क्या चाहते हैं और अस्तित्व क्या करता है, अस्तित्व में क्या होता है, उसका द्वंद्व है। मनुष्य का द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट, उसका संताप, उसकी अग्नि, उसकी सफरिंग समाप्त हो सकती है अगर वो अस्तित्व का ढंग समझे, अस्तित्व का कार्य व्यापार समझे। अगर अस्तित्व का कार्य व्यापार समझ लेते हैं तो फिर हम फैलाव का भी आनंद ले सकते हैं और सिमटने का, सिकुड़ने का भी आनंद ले सकते हैं, दोनों में। क्योंकि हमको पता होता है कि ऐसा होगा, ये तो है, ये नियम है। लेकिन जब कुछ फैल रहा हो, फैलाव में जा रहा हो, तो हम फिर मानना ही नहीं चाहते कि ये सिमटेगा, ये सिकुड़ेगा। फिर हम वो कामना करना प्रारंभ करते हैं कि ये तो अब हमेशा के लिए ऐसा स्थायी हो जाना चाहिए। और सबसे रोचक बात है कि हमने धर्मों में ऐसी प्रार्थनाएं भी विकसित कर ली हैं। हमने ऐसी बातों को अपने भीतर डाल भी लिया है कि भाई ये कभी मिटे ना। प्रार्थनाओं से हटिए तो ध्यान, साधना, इनके नाम पर भी हमने ऐसी चीज़ें डाल ली हैं जो हमारे सामने एक छद्म आश्वासन देती हैं, श्यूडो कंसोलेशन, कि नहीं नहीं, जो फैल रहा है वो फैलता ही चला जाएगा, चिंता मत करो, कोई बात नहीं। बचपन में देखें, ये छोटा सा शरीर, एक छोटी सी कोशिका ही तो होती है गर्भ में, फिर वो फैलते फैलते एक शिशु में बदलती है, फिर बच्चा आता है, बड़ा होता है, और बड़े होते होते फिर वो सिमटने, सिकुड़ने की तरफ बढ़ जाता है, खत्म होगा। लेकिन जब हम बड़े होने का आनंद ले रहे हैं, एक शिशु के विकसित होने का आनंद ले रहे हैं, तो हम कभी सोचते ही नहीं कि ये यात्रा तो अब सिमटने की तरफ जाएगी। ये तो विजडम ऑफ सिक्योरिटी या लॉ ऑफ सिक्योरिटी है, जिसको आगे लॉ से कह रहे, उसकी बात हम लोग आगे समझेंगे विस्तार से। ये नियम है, तो हम दोनों चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं। फूलों को तो हम देखते ही हैं, वो बात तो हमारी समझ में आती है कि हाँ ठीक है, फूल तो खिला है, पूरा खिलेगा तो बिखर जाएगा। जानते हैं इस बात को हम, लेकिन मानते नहीं, मानना नहीं चाहते, और हम उपाय करने की कोशिश करते रहते हैं, किसी तरह से हम उस फूल को भी अमरत्व दे दें। अस्तित्व में कुछ भी अमरत्व में नहीं जाता। यहाँ तो जिसको हम कहते हैं कि एक ऐसी परिकल्पना भारत में हमने करी कि ये संसार प्रलय और सृजन के नृत्य में चलता है। सृजन क्या है? विस्तार, जिसको आज हम कहते हैं विस्तृत होता हुआ ये यूनिवर्स, और फिर प्रलय क्या है? उसका सिमट जाना, सिकुड़ जाना। ये हर तल पर है, हर तल पर है, किसी एक जगह नहीं ये चीज रुकती है।
इस अंतर्दृष्टि का आ जाना ताओ की लयबद्धता में प्रवेश करना है, जीवन की सूक्ष्मता में प्रवेश करना है। एक एक बात जो लाओ त्से कह रहे हैं, उन्होंने करीब करीब सारे उसमें पहलू लेने की कोशिश करी है। वो कहते हैं और जिसको कमज़ोर होना है उसको सबसे पहले शक्तिशाली बनाना पड़ता है, और जिसको सिमटना है, सिकुड़ना है, उसको फैलाव देना होता है। चाहे साम्राज्यों का फैलाव हो, सभ्यताओं का फैलाव हो, प्रसिद्धि का फैलाव हो, किसी भी चीज़ का फैलाव हो, उसको अंत में सिकुड़ जाना होता है, सिमट जाना होता है। आज भी हम रिसर्च करते हैं और तमाम शोध करते हैं इतिहास और आर्कियोलॉजी के, और हम खोजने की कोशिश करते हैं कि कुछ सभ्यताएं क्यों मिट गईं, विकसित थीं, अपने चरम विकास पे गईं और फिर अचानक समाप्त हो गईं। नियम है, ऐसा ही होता है, विकास में जाना और फिर फैलकर सिमट जाना, ऐसा होता है। भारतीय दर्शन में इसका कभी शोक नहीं मनाया गया, यहां पर कुछ भी अंतिम नहीं कहा गया, क्योंकि इसके आगे दूसरा नियम भी लागू हो जाता है। जो सिकुड़ता चला गया है, सिकुड़ता चला गया है, वो फिर अब फैलाव में जाएगा। सभ्यताएं, संस्कृतियां भी ऐसे ही उतार चढ़ावों से गुजरती हैं। कभी हम देखते हैं एक परंपरा, एक विचार फैल रहा है, जब फैलता है तो उसको लगता है कि सारी दुनिया को हम ऐसा ही रंग दे देंगे, लेकिन फिर एक दिन वो सिकुड़ेगा। फिर वो परंपरा, वो विचार जो अभी बिल्कुल हाशिए पर पड़ी थी, फिर वो फैलेगी, बढ़ेगी और छा जाएगी और फिर सिमट कर एक दिन समाप्त हो जाएगी। मनुष्यता ने ऐसे न जाने कितने वर्तुल देखे हैं, न जाने कितनी संस्कृतियां देखी हैं, न जाने कितने साम्राज्य देखे हैं, जहां पर इस घटनाक्रम को उसने देखा है। और हमारे जीवन में भी यही है। हमारे जीवन में ये सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह से घटता है। जब हम उसको सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो जीवन रूपांतरित होता हुआ जान पड़ेगा, नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो पीड़ित होता हुआ हम जान पड़ेंगे। लेकिन ऐसे कोई उसमें मूलभूत सकारात्मकता नकारात्मकता नहीं है। ज्ञान की बात ले लें, उदाहरण के लिए ज्ञान की बात लें। हमारा अज्ञान जब धीरे धीरे दूर होना शुरू होता है, ज्ञान का आलोक आना शुरू होता है, फैलाव होता है, ज्ञान का फैलाव, विस्तार विस्तार, तो व्यक्ति को लगता है कि ये तो अंतिम रूप से ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, चरम ज्ञानी ही होता चला जाएगा व्यक्ति। हमको ऐसी ही परिकल्पना होती है। जैसे पिछले सूत्र में जब लाओ त्से ने ग्रेट इमेज, महान तस्वीर शब्द का उपयोग किया था, तो प्रश्न आया था मेरे पास कि लाओ त्से ने उसको ग्रेटेस्ट क्यों नहीं कहा, महानतम क्यों नहीं कहा? क्योंकि लाओ त्से जैसे लोग उस सच को जानते हैं, वो क्या कहें, फिर उसके बाद तो उसका उतार होगा। वहां पर तो वो उस रहस्य के ढंग से उसको कहा उन्होंने ग्रेट इमेज। लेकिन अगर हम ज्ञान को भी देखें तो ज्ञान विकसित होते होते, फैलते फैलते एक मुकाम पर पहुंचता है और फिर वो शून्यता में लीन हो जाता है। जिसको हम वास्तविक रूप में परम ज्ञानी कहेंगे, उससे ज्ञान का निकालना बड़ा कठिन होगा। फिर उसके जीवन को देखकर, समझकर, उसके इशारों को समझकर हमें ज्ञान को वहां से खींचना पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान अब छलकता हुआ नहीं होगा, बिखरता हुआ नहीं होगा। ज्ञान जब फैल रहा होता है तो बहुत छलकता हुआ होता है, फैलता हुआ होता है। और जब ज्ञान परिपक्व होता है तो सिमट जाता है, शून्यता की तरफ बढ़ता है। एक इसमें और रोचक बात देखें, जब सभ्यताएं भी ज्ञान के यात्रा पर विकसित हो रही होती हैं तो बड़े बड़े ग्रंथ लिखती हैं, बड़ी बड़ी व्याख्याएं लिखती हैं। बहुत जो उनके विद्वान होते हैं सभ्यताओं के, वो किसी भी चीज़ को बहुत बहुत बड़ा विस्तार देते हैं।
इतनी सी बात समझने के लिए इतना बड़ा ग्रंथ पढ़िए, विस्तार दे रहे हैं, फैलाव हो रहा है ज्ञान का। अच्छा है, ये प्रक्रिया है। और जब सभ्यताएं मैच्योर हो जाती, परिपक्व हो जाती, तो वो सूत्रों में लिखती हैं, आणविक हो जाती, एटॉमिक हो जाती। उपनिषद उठाइए, गीता उठाइए, अष्टावक्र के वचन उठाइए, लाओसे के वचन उठाइए, ये सब उस परिपक्वता की निशानी है जहां पर बात को बहुत फैलाव में कहने की आवश्यकता नहीं रह गई। ज्ञान अब सिमट गया है, सूत्र में आ गया है। तो इसीलिए जो परिपक्व सभ्यताएं होती हैं उनका ज्ञान भी सूत्रात्मक हो जाता है, एटॉमिक हो जाता है। फिर उसको डिकोड कर लिया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, उसको फैलाव दिया जा सकता है। आगे आने वाले लोग हैं उनको समझाने के लिए उसको विस्तार दिया जाता है। जैसे आधा मिनट में पढ़े जाने वाले सूत्र को हम लोग 1.5 घंटे समझते हैं, उस पर 1 घंटे से 1.5 घंटे बोल देते हैं, उस पर 10 घंटे भी बोला जा सकता है। संभावना उसमें इतनी इकट्ठी हो गई है। हम बाहर के अगर वैज्ञानिक रूप से देखें तो हम अपने यूनिवर्स को ही आज देखते हैं और जानते हैं इस तथ्य को। तारों का जन्म लेना, विकसित होना, परिपक्व होना और मिट जाना, तारों के विनाश की ये घटना, उसी को हम कहते हैं ब्लैक होल जो बन जाता है। तो ये फैलाव और सिमटने की प्रक्रिया ये जीवन में हर जगह है। और इसको अगर हम समझ लें तो कभी फैलते ही ना चले जाएं, थोड़ा थोड़ा समेटते रहें। इसकी अगर प्रैक्टिकलिटी में आए कि जीवन में इतना फैलाव भी ना बनाएं कि जब कभी चलने का वक्त हो तो समेटने में भी मुश्किल आए। एक सुंदर सी कविता थी, मुझे रोचकर थी। जाल समेटा करने में भी वक्त लगा करता है मांझी, अब मोह मछलियों का छोड़। जाल समेटा करने में भी वक्त लगा करता है मांझी, अब मोह मछलियों का छोड़। यानी कि जब किनारे पर बैठे हैं, नदी के मछलियां पकड़ रहे हैं, अंधेरा छा रहा है, जाने का वक्त हो गया है, तो रचनाकार बड़े खूबसूरत ढंग से कहता है कि आप मछलियों का मुंह छोड़ दो, जाने दो, जो पकड़ लिया सो पकड़ लिया, घर लौटने की तैयारी करो। इतने मोह में रहोगे तो कब लौटोगे? लौटने की तैयारी हम कभी नहीं करते जीवन में। इसीलिए जब कभी किसी को जाना पड़ जाता है तो कितनी बेचैनी होती है, कितना उपद्रव हो जाता है। हम रोज का रोज तैयारी करें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं। कल को इस दुनिया से ही, इस जीवन से ही कल को बुलावा आ जाए, हम प्रसन्नता से चल देंगे, क्योंकि हमारा जाल तो रोज समेट कर तहा कर रख दिया जाता है। ये एटीट्यूड, ये सूत्र, इसकी समझ का जो दर्शन है वो तो बहुत उपयोगी है ही, लेकिन दैनिक जीवन में, अपने डेली लिविंग में इसका अगर हम समावेश करें तो हमारे जीवन में कितना सुंदर बदलाव आएगा। यहां तक कि अपने सामान को ही देखें, लोग अपने घरों में सामान भरते जाते हैं। भरना क्या है? फैलाव है। और कभी खाली भी करना होगा, कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी तो संतुलन लाएं। इसीलिए बुद्ध ने संतुलन का मार्ग दिया। उन्होंने कहा कि मध्यम निकाय, मिडल पाथ। उन्होंने ये बात अलग अलग ढंग से समझाई। लाओस से इसमें थोड़ा धक्का दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो, नहीं समझोगे तो ये फैलने में जाते रहोगे तो एक दिन सिमटोगे, सिकुड़ जाओगे। ये गुब्बारे की तरह बस फूल रहे हैं और फूलता हुआ गुब्बारा आखिर में फूट जाता है। कौन सा गुब्बारा अंतिम समय तक के लिए फूलने के लिए बना है? फूटेगा वो। इस बात का स्मरण अगर हमको है तो कोई समस्या नहीं।
अगले सारे पड़ाव हम देखते हैं, फिर इसको और कई तलों पर हम लोग आज समझते हैं। आगे वो कहते हैं कि जिसे हमें कमजोर बनाना है, यानी जो कमजोर हो जाना है उसे पहले शक्तिशाली होना होता है, और जो मिट जाना होता है उसे पहले संजोया और संवारा जाना आवश्यक होता है। शक्ति पर इसीलिए गुमान नहीं करना चाहिए। जब शक्ति तुम्हारे पास आ रही हो तो स्मरण रखना चाहिए कि जब शक्ति आती जाएगी तो एक बिंदु आएगा जब शक्ति अस्तित्व छीन लेगा, क्योंकि नियम है, ये तो वर्तुल है, कोई अनंत काल के लिए शक्तिशाली होने वाला नहीं। पीछे राजा होते थे, आजकल के राजनेता हैं, बिजनेसमैन हैं, एक्टर हैं, धर्मगुरु हैं, सब सोचते हैं कि हम ऐसी शक्ति अर्जित कर लेंगे कि जो कभी जाएगी नहीं। लेकिन जब शक्ति बहुत तेजी से बढ़ रही हो तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अस्तित्व जब बहुत शक्तिशाली बना रहा है तुमको, तो अब वो अगले पड़ाव पर ले जाएगा। कमजोर कर देना कोई साजिश नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है, अस्तित्व में संतुलन का ले आना, क्योंकि ये अस्तित्व तो संतुलन पे चलता है। ये जो इटर्नल लॉ है, ये कॉस्मिक लॉ है, ये असंतुलन पे तो चलता नहीं। अगर एक व्यक्ति की ही हम बात करें तो एक व्यक्ति का निरंतर शक्तिशाली बनते चले जाना उसे अराजक बना देगा, निरंकुश बना देगा। तो एक समय ऐसा अवश्य आता है जब उसकी उस शक्ति में छिद्र होते हैं, शक्ति उसकी क्षीण होनी शुरू होती है, खत्म होनी शुरू होती है, और फिर शक्ति का कोई और केंद्र विकसित होता है। सत्ताएं भी ऐसे बदलती हैं। जब सत्ता पर भी कोई आता है और शक्तिशाली होता है तो उसको लगता है कि बस अब मैं तो अंतिम रूप से शक्तिशाली हो गया, और फिर कोशिश करता है येन केन प्रकारेण, वो कोशिश करता है कि अधिकतम शक्ति को वो बटोर ले। लेकिन अगर वो कहीं बीच में रुक जाए तो हो सकता है वो और दूर तक चला जाए, लेकिन अगर वो शक्ति का बहुत अधिक संचय कर लेता है तो फिर वो धीरे से शक्तिहीन होने की तरफ बढ़ जाता है। इतिहास ने तमाम तानाशाह देखे हैं, डिक्टेटर्स देखे हैं, उनका क्या हश्र हुआ, क्योंकि वो शक्ति के केंद्र में पड़े और उनको लगा कि ये तो शक्ति का ऐसा तंत्र है जिस पर हम काबिज हुए हैं, उसको हम और शक्तिशाली बनाएं, और उन्होंने जितना ज़्यादा उसको शक्तिशाली बनाने की कोशिश की, अचानक उन्होंने पाया कि तख्ता पलट गया है। ये तो सत्ताओं में है, और हमारे सामान्य जीवन में भी यही है। चारों तरफ जो कुछ भी तुमको शक्तिशाली दिखाई देता है या शक्ति अर्जित कर रहा है, वो अब शक्तिहीनता में जाएगा, उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर शक्ति का दूसरा केंद्र विकसित होगा। जाने अनजाने धीरे धीरे हमारे संबंधों में भी शक्ति के केंद्र बदलते रहते हैं। हमारे अंतर्मन में शक्ति के केंद्र बदलते रहते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में भी देखें, तमाम ऐसे धर्मगुरु हुए अतीत में जो ज्ञान के विस्तार में भी गए और अचानक बुलबुला फूट गया, शक्ति के विस्तार में गए और अचानक वो शक्ति का साम्राज्य बिखर गया। जल्दी थी, तेजी थी, जल्दी जल्दी हमको बहुत शक्ति का संचय कर लेना है, तो जल्दी ही फिर वो अस्तित्व उसमें संतुलन भी ले आएगा। धीरे धीरे चलेंगे तो वक्त लगेगा, संतुलन तब भी आएगा। जो आज ये पहाड़ ऊंचा उठता चला जा रहा है, ऊंचा उठता चला जा रहा है,
हम कभी सोच भी नहीं सकते काल के प्रवाह में एक दिन यही हमारे पैर के नीचे की रेत भी होगा। और आज हम जिस रेत पर चलते हैं जो हमारे पैरों के तले होती, हम कभी सोच भी नहीं पाते काल के प्रवाह में एक दिन यही रेत पहाड़ रही होगी। रेत और पर्वत के बीच फासला लंबा है तो हमको दिखाई नहीं देता, अस्तित्व लेकिन संतुलन में काम करता है। अभी मैं पढ़ रहा था एक रिपोर्ट वैज्ञानिकों की, तो कह रहे थे कि एक चिंता का विषय भी है और मनुष्य के विकास को समझने का उनको अवसर भी मिला है। धरती का जो मैग्नेटिज्म होता है, जिसको हम नॉर्थ पोल साउथ पोल कहते हैं, 1.5 लाख 2 साल के बीच में उन्होंने अध्ययन में अपने इसको देखा कि वो बदलने लगता है, कमज़ोर पड़ने लगते हैं। नॉर्थ की इंटेंसिटी कमज़ोर पड़ने लगती है, साउथ की इंटेंसिटी कमज़ोर पड़ने लगती है। और कमज़ोर पड़ते पड़ते अचानक क्या होता है कि साउथ नॉर्थ में बदल जाता है, नॉर्थ साउथ में बदल जाता है। मैग्नेटिज्म के वो पोल कन्वर्ट हो जाते हैं। और वैज्ञानिकों ने पाया कि ऐसा ही होता है, तब शायद धरती पर जो स्पीसीज हैं उनका विनाश हो जाता है। और जो प्राचीन मनुष्य या जीव जो था जब पूरी तरह मिटा धरती पर, तो शायद ऐसा ही हुआ था। ये शायद है, कंसेप्ट है वैज्ञानिकों का शोध में, लेकिन रोचक है, ऐसा समझने जैसा है कि सभ्यता विकसित हो रही है। हमारा जो धरती ग्रह भी है अपने चरम विकास की तरफ जा रहा है और अचानक विपरीत एक दूसरे में बदल जाता है। और उस समय वो कहते हैं एक्सट्रीम वेदर्स आते हैं, बहुत अधिक ठंडा, बहुत अधिक गर्मी, जिसमें धीरे धीरे सब नष्ट हो जाता है। फिर कुछ अवशेष कहीं बचता है, वो फिर शुरू होता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो जब मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मुझे, वैसे तो हम लोग जानते हैं, लेकिन कितना रोचक है हमारा ये ज्ञान विज्ञान, ये पुराण कुरान वेद उपनिषद। अभी तो हम बहुत मज़े ले रहे हैं इन सब चीज़ों के, लेकिन अगर 1.5 लाख साल 2 लाख साल ही क्यों न लगे और सब जीरो पे पहुंच जाए, और फिर इंसान गुफाओं से वृक्षों से शुरू करे, फिर वो भाषा सीखे, फिर वो धीरे धीरे करके फिर वो सभ्यता हजारों सालों में आगे बढ़े। तो आज जिसको हम इतना पकड़ कर बैठे हुए हैं कि हमने पता नहीं कौन सा महान काम कर दिया है, उसका अस्तित्व की इस विराट लीला में क्या मूल्य है? ऐसे तो मूल्य है, लेकिन अगर ताओ की दृष्टि से देखें, जो गिनती में नहीं है कि लाखों करोड़ों साल में नहीं, लाखों सालों के अनंत वर्तुल चलते आएंगे, तो क्या क्या मूल्य है? वो जो शक्तिशाली आज लग रहा है वो एक दिन शक्तिहीनता में जाता है। सवाल ये निराश करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। लाओ त्से का ये जो ताओ का सूत्र आज का है, वो हमको इंसाइट देने के लिए, और इसको समझ कर ही ऑथेंटिक ह्यूमिलिटी, जो प्रामाणिक विनम्रता होती है, वो आती है। ये समझ नहीं होती तो प्रामाणिक विनम्रता नहीं आती। फिर विनम्रता का हम कैसा भी पैरहन पहने हों, कैसा भी लबादा ओढ़े हों, वो विनम्रता नहीं होती। क्योंकि अगर हमने ये देख लिया है तो किस बात का किसी के अंदर अहंकार हो सकता है? हो ही नहीं सकता। आगे लाओ त्से कहते हैं, और जिसे छीन लिया जाना है पहले उसे समृद्धि भी देनी होती है, और जो हमसे दूर चला जाना है, हमसे दूर कर दिया जाना है, पहले उसे हमारे जीवन में एक एक्सेस प्रवेश भी देना है। अगर जीवन में प्रवेश नहीं होगा तो दूर कैसे जाएंगे? मिलेंगे नहीं तो बिछड़ेंगे कैसे? मिलेंगे तो बिछड़ेंगे भी। और लाओ त्से कहते हैं कि
जिसे अस्तित्व हमसे छीन लेगा उसको समृद्धि भी देनी जरूरी है। जैसे था कि जो नष्ट हो जाएगा पहले उसको संजोना, संवारना, सहेजना भी जरूरी है। ये तो देखिए, आप खेत की तरफ जाए, फसलों की तरफ देखिए तो फसलों में भी क्या है, आप फसल बोते हैं, सींचते हैं, ध्यान देते हैं, उसका सारा जतन से ख्याल रखते हैं, फिर एक दिन काट डालते हैं। काटना उसका विनष्ट करना नहीं है, वो तो उसका उपयोगिता के चक्र में नष्ट होना है। जो पौधे बड़े लहलहा रहे थे, सुंदर लग रहे थे, जीवन की उपयोगिता के क्रम में उनको काटकर नष्ट कर दिया जाता है, और उन्हें हमने कितने जतन से सहेजा और संवारा था। लेकिन जीवन के एक पड़ाव पर उनकी एक निश्चित उपयोगिता थी, तो वो नष्ट कर दिए गए। ये हमको दिखाई देता है कि ये जो लहलहाती हुई फसल थी उसको हमने इसलिए काटा क्योंकि जीवन को हमें पोषण देना था। अन्यथा तो अगर वृक्षों पर देखें, जब फल लगे होते हैं तो कितना सुंदर लगता है वृक्ष, लेकिन हम तोड़ते हैं। फल आया, वृक्ष ने उसको सहेजा, संजोया, संवारा, हमने भी उसको सहेजा, संजोया, संवारा और तोड़ लिया, खत्म। तोड़ के खा गए उसको। लेकिन जब खाते हैं तो हम नहीं सोचते हैं कि हमने कुछ नष्ट किया है। नष्ट करने में बुराई नहीं, क्योंकि हमको जीवन मिला, पोषण मिला। अब इसको हम बड़ी तस्वीर में देखें, जिसको लाओ त्से ने ग्रेट इमेज कहा था, उस बड़ी तस्वीर में देखें। अस्तित्व भी कभी कुछ सहेजे, संजोए, संवारे को नष्ट करता है। इसी जीवन को, अस्तित्व को कुछ पोषण देने के लिए, किसी और प्रक्रिया और धारा को ज्यादा संतुलन देने के लिए हमको नहीं दिखता। हम बैठे थे, अचानक भूकंप आ गया, कुछ तहस नहस हुआ, कुछ तितर बितर हुआ, हमको लगा बुरा हुआ। लेकिन जब हम एक वृक्ष से फल तोड़ते हैं तो वृक्ष में भी तो भूकंप ही आ जाता है। उस भूकंप का तो हमें समझ में आता है, वृक्ष हिला, शाखें हिली, उसके प्राण कांपे, लेकिन हमको पोषण मिला या किसी को पोषण मिला। फसल को हमने काटा, खत्म किया, उस लहलहाते हुए जीवन को, तो कुछ पोषण की व्यवस्था हुई, तो हमको समझ में आ रहा है ये सब, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। लेकिन उस ग्रेट इमेज में, उस बड़ी तस्वीर में जब अस्तित्व वो करता है तब हमको समझ में नहीं पड़ता। कौन जाने ये भूकंप भी अस्तित्व की एक करवट हो, एक अंगड़ाई हो, जैसे हमारी मांसपेशियां को जकड़ रही हो, थोड़ा हम शरीर में जकड़ाव अनुभव कर रहे हो तो हम एक स्ट्रेच लेते हैं, एक अंगड़ाई लेते हैं। तो भूकंप भी तो हमारे इस प्लेनेट का एक स्ट्रेच हो सकता है। और कभी कभी सचमुच में ये सच ही है कि वो अस्तित्व की अंगड़ाई ही होती है, धरती की, हमारे प्लेनेट की। और अस्तित्व में तो और भी बहुत कुछ चल रहा है। हम तो अपने प्लेनेट की ही बात समझें तो बहुत है, उसी को हम नहीं समझते। अस्तित्व में तो और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। कहीं कोई तारा मिटता है तो कहीं किसी ग्रह पर कोई जीवन भी शुरू हो जाता है। हम और ग्रहों की जाने दें, अपने धरती की ही बात करें, इसके जीवन को सहयोग देने में भी क्या क्या नहीं अस्तित्व में हो रहा होगा। तो ये सारी जो व्यवस्था है, इसको हमको बहुत अच्छे से देखना है। और समृद्धि, अस्तित्व कहता है कि जिससे हमको वंचित किया जाना है, जिससे वंचित किया जाना है, उसको पहले समृद्ध भी किया जाना होता है आवश्यक रूप से। समृद्धि नहीं आएगी तो वो जो डिप्रिवेशन है वो कैसे हमें समझ में आएगा। और जो हमसे दूर चले जाना है, दूर कर दिया जाना है, उसका हमारे जीवन में प्रवेश देना भी अनिवार्य है। सारे प्रेमियों की यही दिक्कत, संबंधों की यही दिक्कत, मिलना और बिछड़ना। आएगा, समय लग सकता है। ये प्रश्न नहीं है कि अगर हम ये बात समझते हैं, सोचते हैं तो कैसे जिएंगे, इसको सोचना नहीं है।
इसको समझना है। सोचेंगे तो हाँ जीना मुश्किल हो सकता है कि ये आया अब तो ये जाएगा, ये आया ये तो अब मिटेगा, तो जीना मुश्किल हो सकता है, तो न्यूरोटिक कंडीशन हो सकती है। कोई फूल खिला और खिलते ही हमने विलाप करना शुरू कर दिया, कोई बच्चा पैदा हुआ हमने पैदा होते ही रोना शुरू कर दिया, कोई युवा हुआ देखा अब ये तो बूढ़ा होगा। अरे जब है तब उसका आनंद लिया ना, लेकिन आप सत्य नहीं भूले कि ये जो युवावस्था का आभा मंडल है जाएगा। बच्चा जो आया है एक दिन वृद्ध होगा और जाएगा। जो मिला है वो एक दिन हमसे दूर होगा। समझ के तौर से सोचना तो विक्षिप्त बनाएगा। कई लोग सोचने लगते हैं तो विक्षिप्त होने लगते हैं। परिणाम क्या होगा इसका? अगर समझ के तल पर लाएंगे तो न्यूरोटिक परिणाम नहीं होगा, तो ये एक जीवन को समृद्ध करने वाली प्रक्रिया बनेगी। वर्तमान में हमको जीने की शक्ति देने वाली प्रक्रिया बनेगी। एक एक क्षण का सदुपयोग करने वाली प्रक्रिया बनेगी, क्योंकि फिर एक क्षण जो हमारे हाथ में है ये इतना बेशकीमती है कि इसका सदुपयोग कर लें। क्योंकि जीवन तो उस वर्तुल में, उस साइकिल में, उस चक्र में घूम ही रहा है। वो चक्र में ही घूमेगा, उसका कोई और उपाय नहीं है। हमारे जीवन में कोई आया, उदाहरण के लिए समझो, सूत्र कहता है कि उसको प्रवेश देना भी जीवन में जरूरी है जिसको हमसे दूर कर दिया जाना है। तो रास्ते में चलते चलते किसी मोड़ पर कुछ लोग बिछड़ते हैं जीते जी, और कभी मृत्यु उनको हमसे छीन लेती है, बिछुड़ते हैं वो। ऐसा तो है नहीं कि हमें किसी से प्रेम हुआ, कोई हमारे जीवन में आया तो सब एक साथ जाएंगे। एक साथ पिक्चर देखने गए थे, पिक्चर खत्म हुई तो एक साथ सब घर लौटेंगे, ऐसी तो व्यवस्था है नहीं। जिंदगी ऐसी कोई मूवी तो है नहीं कि एक साथ घुसे थे देखने और एक साथ सारे लोग लौटेंगे। यहाँ ऐसा एग्जिट पॉइंट नहीं है। यहाँ तो सब अपने अपने वक्त पर अपने अपने ढंग से आते हैं, अपने अपने वक्त पर अपने अपने ढंग से जाते हैं, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। ठीक है, होता है ऐसा, इसके लिए तैयार रहिए, इसको जानिए, कभी भी हो सकता है। और कभी मृत्यु ना भी छीने, अच्छे भले संबंध दूर हो जाते हैं और किसी में कोई कमी कोई गलती नहीं होती। आप अगर अपने जीवन में देखेंगे तो ये भी पाएंगे, और वो गणित आप बिठा नहीं पाएंगे कि ये लोग क्यों बिछड़े, क्यों अलग हुए। इनमें तो कोई कमी नहीं थी, कोई इनके अंदर बुराई नहीं थी। आ गया वो पड़ाव, वो नियम का पड़ाव आ गया, वो अलगाव घट जाता है। कब किस मोड़ पर कौन छूटेगा कोई नहीं जानता। और मृत्यु की बात देखें तो वो तो एक अनिवार्य रूप से सच है ही। तो इसको देखकर हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस सत्य को देखकर, इस सत्य को देखकर तो जो अभी हम जी रहे हैं उसमें ज़्यादा तीव्रता से जीने की हमारी आदत हो जाएगी, जीवन शैली हो जाएगी। इन नियमों को समझ लेना, इन नियमों को समझ लेना हमको बहुत ही तरल, सरल और सहज बनाता है। परेशानी कोई नहीं। किसी भी बात का कोई अभिमान नहीं। ज्ञान और अज्ञान के ये बदलते हुए तल हम जानते हैं। अब अस्तित्व की भाषा में अगर देखें, अगर व्यक्ति की भाषा में ना देखें, तो अगर अस्तित्व में ज्ञान का कोई बिंदु बड़ा होगा तो उस ज्ञान के बिंदु के बड़े होते होते अज्ञान का कोई बिंदु भी बड़ा होने लगेगा। सुबह जो सूरज उगा था धीरे धीरे शाम को वो अस्त होने लगेगा। एक जैसा दिखेगा, लेकिन अब अंधेरा आएगा शाम के बाद, सुबह के बाद तो उजाला आया था। अंधेरा बुरा नहीं है, उजाला भी ऐसा नहीं है कि जब आए तो तुम बिल्कुल दीवाने हो जाओ। अगर उसका कोई उपयोग है तो उपयोग करो, सदुपयोग करो। और कोई निंदा,
कोई भय, कोई अपराध बोध नहीं। ये संतुलन लाने का ढंग है। इसीलिए इससे कोई परेशानी नहीं होती किसी को इन बातों को समझने से। आगे लाओ से कहते हैं कि द लेसन हियर इज कॉल्ड द विजडम ऑफ ऑब्सक्योरिटी। ये जो प्रज्ञा है या जो सीख है यहाँ पर, इसको अस्तित्व में हम गोपन का नियम, गोपनीयता का, सूक्ष्मता का नियम कहते हैं। दिस इज अंडरस्टैंडिंग द हिडन। ये उस सूक्ष्म को समझना है, छुपा हुआ है, उसको समझना है। और ये बहुत ही अच्छा शब्द यहाँ पर आया है, विजडम ऑफ ऑब्सक्योरिटी। और इसी के समानांतर मैं एक शब्द हमेशा बोलता रहा हूँ, विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की प्रज्ञा। और लाओ से इसमें कह रहे अस्पष्टता की प्रज्ञा, गोपनीयता की प्रज्ञा। ये सीख जो हमने उस सब उतार चढ़ाव में जानी, उसमें यही जो प्रज्ञा है वो विकसित होगी कि जीवन में बहुत कुछ छुपा हुआ है, गोपन है, ऑब्सक्योर है, रहस्य में, धुंधलके में खोया है। वो भी पहलू है जिसको तुम देख रहे हो, केवल वही पहलू नहीं है, उसके आगे भी, उसके परे भी कुछ है। फैलाव के परे भी है, सिमटने के परे भी कुछ है, शक्ति के परे भी है, शक्तिहीनता के परे भी है, मिलने और बिछड़ने के परे है। हर चीज के परे भी कुछ रहस्य काम कर रहा है। इसको जो कोई देखने लगता है तो उसके अंदर एक विजडम आती है, गोपन। गोपन, ऑब्सक्योर, उसका मतलब होता है छुपा हुआ है। हम उसको हमेशा जान नहीं सकते, वो एक धुंधलके में खोया हुआ है। और एक चीज और देखें, ये धुंधलके में खोया होना बहुत आकर्षक होता है। जो सब सामने आता रहता है वो तो उथला रहता है। गहरी चीजें हमेशा थोड़ी छुपी हुई, प्रच्छन्न, ऑब्सक्योर होती। प्रेम का उदाहरण लें हम, शांति का भी ले सकते हैं, प्रसन्नता का भी, कोई भी उदाहरण तो जीवन में हम जीते हैं, दैनिक जीवन में, उनका लें। प्रेम जितना जाहिर होता है उतना ही उसमें कुछ छुपा हुआ, गोपनतम। अगर वो ना हो तो फिर उसकी जो जीवंतता है वो कम हो जाएगी, उसका जो प्राण है वो कम हो जाएगा। जीवन में सबसे अच्छी स्थिति यही है जब व्यक्ति इस ऑब्सक्योरिटी की विजडम से, इस गोपन की प्रज्ञा से भर जाए। और जो मेरा शब्द है अनिश्चितता की प्रज्ञा, वो भी इसके समानांतर ही है। जो छुपा हुआ है वो अनिश्चित भी है, तो उसे निश्चित बनाने की लड़ाई ना लड़ें। जाने कि ऐसा होता है। अनिश्चित ये है कि कैसे होता है ये नहीं तुम जान पाओगे, लेकिन ऐसे होता है। कई लोग हैं अपने स्वास्थ्य की अगर उदाहरण के लिए बात समझें, अपने स्वास्थ्य पर बहुत बहुत काम करने में लगे रहते हैं और स्वास्थ्य को अगर वो बहुत चरम तक खींच लेते हैं तो अचानक सब कुछ बिखरता है, स्वास्थ्य अस्वास्थ्य में बदल जाता है। कोई नियम नहीं है, लेकिन अक्सर अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाएंगे तो बहुत बहुत हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने वाले लोग ऐसी बीमारी से ग्रस्त होंगे जिसका इलाज ही नहीं ठीक से होगा। पूरे जीवन को क्रिपल्ड, पैरालाइज कर देने वाली चीजें। और स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान है, ये नहीं खाना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, ऐसे नहीं उठना है, वैसे नहीं उठना है, सब कुछ उनको पता है। तो इसमें आप सिक्योरिटी की प्रज्ञा क्या कहेगी? थोड़े थोड़े गुनाह करते रहिए,
स्वास्थ्य को इतनी दूर तक न खींचिए कि वो बिखर जाए। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कुछ उसको ऐसा भी पैदा करिए जहाँ पर आप उतनी हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं भी जी रहे हैं, तो थोड़ा संतुलन आएगा। यानी कि वो एकदम से प्योर फैलती हुई चीज़ नहीं हो जाएगी। अगर विशुद्ध रूप से किसी चीज़ को आप बढ़ा देंगे तो धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। गिरेगी, एक दिन गिरेगी, लेकिन धीरे धीरे गिरेगी। और आपने इतना इतना स्वस्थ बनाया था कि अचानक सब बिखर गया। बहुत बार ऐसा होता है, कोई नियम नहीं है, लेकिन ऐसा अक्सर होता है। और हम लोग हैरान रहते हैं कि अब उसको देखिए, वो ये भी खाता है, वो भी पीता है, ऐसा भी करता है, कोई ढंग नहीं, उसका कोई सिस्टम नहीं, और साहब जिए चले जा रहे हैं 80 90, सब बढ़िया। और एक ऑर्गेनिक से लेके और सारा सिस्टम मैनेज करके चलने वाले थे, वो 60-60 तक आते आते लड़खड़ाने लगते हैं। तमाम तरह के स्पीड ब्रेकर आने लगते हैं। लाइटर साइड में बात समझें, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य पे काम नहीं करना है। मेरा कहना है कि काम ऑब्सेशन की तरह नहीं करें, क्योंकि ऑब्सेशन में हो सकता है आप तो उसको पैदा कर दें, लेकिन अस्तित्व तो फिर संतुलन बना देगा। बिखराव तो आना ही है। जैसे कोई धार वाली चीज है और उसकी धार आप बहुत ज़्यादा अच्छी रख दें तो वो बहुत जल्दी काट देगी किसी चीज़ को, अच्छी बात है। और थोड़ी धार कम हो तो उसको काटने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो ज्ञान हो, स्वास्थ्य हो, अगर बहुत धारदार हम बना दें, बहुत शार्प बना दें, तो जल्दी ही काट कर सब फिनिश कर देता है वो। अतीत में ऐसे गुरुओं को भी देखें जिन्होंने अचानक अपने जीवन में एकदम से बहुत जोर शोर से बहुत ज्ञान हमारे सामने रख दिया, काम खत्म। इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं थी। अस्तित्व ने बुला लिया, चलो तुम्हारा काम खत्म। किसी के घर देखिए हम लोग, या अपने घर किसी को हम बुलाते हैं भोजन पे, तो अगर हम आराम से चीज़ें परोसते हैं, धीरे धीरे चलता है, तो सब लोग मेहमान लोग साथ में देर तक बैठे रहते हैं। हमने कितनी भी अच्छी चीज़ें तैयार करी हों, जल्दी जल्दी सारी परोस दें। सब खाने पीने के बाद पहला ख्याल क्या दिमाग में आता, अब चला जाए। सभी के अंदर, मैं भी कहीं जाता हूँ और या यहीं अपने ही घर में मान लीजिए, भोजन के बाद ये नहीं लगता कि यहाँ और बैठे, लगता है अब चला जाए, हो गया। तो ये जो चला जाए का एटीट्यूड है, ये अस्तित्व की उस ऑब्सिक्योरिटी की विजडम में, अस्पष्टता की, गोपनता की प्रज्ञा में भी शामिल है कि जैसे ही काम पूरा होता है अगली प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अगली प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसी बात पर देखिए, हाँ इसी बात पर, जैसे मित्रों को लगता है कि खाओ पियो मस्त रहो वाली बात है, भारत में चारवाक परंपरा रही है। तो चारवाकों का एक प्रसिद्ध वाक्य रहा, खाने पीने मस्त रहने वाला। लेकिन क्या वो भौतिकता की ओर इशारा कर रहे थे चारवाक? नहीं। चारवाक दर्शन कहते हैं इतना प्रभावशाली था, और वो भी मैं समझता हूँ ताओ जैसा ही दर्शन रहा होगा कि उनका सिस्टमेटिक कोई भी लिटरेचर मिलता नहीं उस परंपरा का। खाओ पियो मस्त रहो, या इसका अभिप्राय यह है कि वर्तमान में ठहरे रहो, बहुत तनाव मत लो। क्या खाते हो, क्या पीते हो, इसका बहुत तनाव ना लो। तभी तो प्रसन्न रह पाओगे, तभी तो मस्त रह पाओगे, अन्यथा कैसे रह पाओगे? वर्तमान में रह पाओगे। और तुम जानते हो, अच्छा खाओ बुरा खाओ, कुछ भी खाओ, जाना तो है। शरीर को अमर तो बना नहीं लेंगे, कोई शरीर अमर बनने के लिए आया नहीं,
कोई योग साधें, ध्यान साधें, कुछ भी, शरीर तो जाएगा। शरीर का गुणधर्म है, उसका ख्याल रखें। इसीलिए लाओ त्से ने यह भी कहा कि सहेजना, संवारना, उसको समृद्ध करना भी जरूरी है, लेकिन वो जाएगा, ये भी बात ध्यान रखें। तो कोई ना कोई माध्यम अस्तित्व का पैदा होगा। आगे लाओ त्से कहते हैं जो मृदु है और कमजोर है, वो जो कठोर है और शक्तिशाली है उसके पार चला जाता है, उस पर विजय पा लेता है। और जो विनम्र है वो शक्तिशाली के ऊपर उठ जाता है। और जो अस्पष्ट है, छुपा हुआ है, वो प्रकट के ऊपर, स्पष्ट के ऊपर विजय पा लेता है। ये बातें अब ऊपर से जो सूत्र की धारा चली थी उसके निचोड़ के रूप में आ रही हैं, उसके स्तार के रूप में आ रही हैं। जो मृदु है, सॉफ्ट है, वीक शब्द, देखिए शब्द डिक्शनरी, शब्दकोश की सीमा होती है। वीक से ये ना समझें कि मरा पिटा सा, वीक मतलब फ्रेजाइल। कांच के बर्तन को क्या कहेंगे? वीक है, फ्रेजाइल है, डेलिकेट है। कमजोरी किसी तुलनात्मक ढंग से नहीं है, कुछ चीजों का गुणधर्म होता है। और वो कह रहा है सूत्र की ये जो मृदुता है, कोमलता, और ये जो एक फ्रेजिलिटी है, कमजोरी है, वो दृढ़ता, कठोरता और शक्ति के ऊपर चली जाती है, उसके बाहर चली जाती है। ये है हमारी तरलता की अवस्था। बहता हुआ पानी सॉफ्ट है, मृदु है, चट्टानों को तोड़ देता है, अपना रास्ता बना लेता है। बाढ़ आ जाए उसमें तहस नहस कर देता है। जो हमको कमजोर सा दिखाई देता है वो सचमुच में कमजोर नहीं होता। और इस बात का स्मरण जीवन को एक नया आयाम देता है कि हम उस फ्रेजाइल को, उस कमजोर को विस्मृत नहीं करते। हमारे जीवन में भी जो सॉफ्ट और डेलिकेट चीजें हैं वही उस शक्ति और दृढ़ता के ऊपर चली जाती हैं, उसके आगे चली जाती हैं। शक्ति, दृढ़ता उसका अपना काम है। हमारी मांसपेशियां, हमारी हड्डियों की ताकत अगर शरीर पर आए वो जरूरी है, उससे बहुत काम होते हैं। लेकिन हमारा लचीलापन, जो हमारी मृदुता है, वो उसके ऊपर उठ जाती है। क्योंकि अगर वो लचीलापन, वो मृदुता, वो सॉफ्टनेस ना हो हमारे भीतर, तो ये हमारे मांसपेशियों और हमारी हड्डियों की ताकत भी बहुत काम आने वाली नहीं, फिर वो टूटेंगी ही। और जो बड़ी फ्रेजाइल, कमजोर सी चीज है सांस, जरा से में नाक दबा दें तो बंद हो जाएगी। अभी कोई बड़ी इतनी ताकतवर चीज नहीं है, लेकिन वही एक वीक, कमजोर चीज पूरे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखती है। सांसों का ढंग, सांसों के तौर तरीके, इसी तरह से जो कोमल, तरल विचार होते हैं, जो कोमल तरल भावनाएं होती हैं, वो भी सबके ऊपर उठ जाती हैं, शक्ति दृढ़ता को पार कर जाती है। जीवन में दोनों की जगह है। लाओ से कहना चाहते हैं कि आम व्यक्ति जो है वो कठोरता और शक्ति की ओर भागना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि मृदुता का तो कोई काम ही नहीं है, सॉफ्टनेस का क्या काम है। और आजकल तो सॉफ्ट पावर, सॉफ्टवेयर, लाओ से को पता नहीं होगा कि सॉफ्ट शब्द अब कैसा अलग रूप ले लेगा।
हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। लाओसे के टाइम में शब्दावली नहीं थी, अब हमने उस पर आ गए, तो सॉफ्टवेयर की कितनी महत्ता हो गई आज के वक्त में। हमारे विचारों भावनाओं की सॉफ्टनेस वो कितनी प्रभावशाली है। अपनी आवाज़ को भी देखें, कोई व्यक्ति बहुत जोर शोर से चिल्ला के बोलने वाला हो और कोई बहुत मृदुता से बोलने वाला हो, तो वो जो मृदुता है, वो जो फ्रेजिलिटी है, वो प्रभावशाली हो जाती, वो आउटलास्ट कर जाती, उसके आगे चली जाती है। जीवन के हर तल पर ये चीज़ काम करती है। ये कहीं पर सीमित नहीं है, इसके तमाम तल हैं जो हमको आगे और आगे लिए चले जाते हैं। और लाओसे कहते हैं कि जो विनम्र है, जेंटल है, वो किसी भी शक्तिशाली को आउटलास्ट कर देता है, उसके पार चला जाता है, उस पर विजयी हो जाता है। लेकिन ये जेंटलनेस, ये विनम्रता, ये ह्यूमिलिटी सचमुच में होनी चाहिए, प्रामाणिक रूप से होनी चाहिए। और लाओसे यहाँ पर शब्द उपयोग नहीं करते जेंटल का, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि ये आउटकम है, वो सारी बात जो ऊपर से कही गई है उसको समझने के बाद आप गुब्बारे की तरह फूल के तो घूमने वाले नहीं हैं, सीना फुला के घूमने वाले नहीं हैं कि बहुत शक्तिशाली सूरमा हो गए हैं। विनम्रता तो आ ही जानी है, क्योंकि शक्ति आई आपके पास तो आपने जाना कि उपहार है अस्तित्व का। आपके पास फैलाव आया, विस्तार आया, समृद्धि आई, आपने उसको उपहार जाना, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आया है वो जाएगा। आपके पास भीड़ थी, लेकिन आपने फिर भी अपने अकेलेपन को जाना आपने। आप कितने भी प्रिय व्यक्ति के साथ थे, लेकिन फिर भी आपने बिछोह के उन क्षणों को अपने भीतर देखा। तो परिणाम तो विनम्रता का होना ही है। फिर हम्बलनेस, ये हम्बलनेस किसी स्कूल में सिखाई जाने की जरूरत थोड़ी है, किसी नैतिक शिक्षा की इसमें जरूरत तो है नहीं। इन सारी बातों को समझने के बाद अंतिम परिणाम तो विनम्रता का ही आना है। तुम ज्ञानी हो तो टेढ़े टेढ़े नहीं चलने लगोगे। है कुछ लोग अज्ञानी, अस्तित्व संतुलन बनाता है, नहीं है, ऐसे ही चलता है, इसी ढंग से काम होता है। और ज्ञान का ये बुलबुला एक दिन पढ़ते पढ़ते फूट जाएगा, शून्यता में, सन्नाटे में चीजें चली जाएंगी। किसी चीज पर बहुत गुमान नहीं करना है, इस समझ तो अंतिम रूप से विनम्र बनाती है। जब उस विनम्रता में कोई आया है, उस ऐसी बातों को समझने के बाद, उस परिणाम को जानकर जो व्यक्ति ठहरा है वो सचमुच में विनम्र हो गया। और लाओसे कहता है ये शक्तिशालियों के पार चला ही जाता है, क्योंकि अब शक्तिशाली व्यक्ति जब किसी भी शक्ति का कहीं भी प्रकट हुआ रूप हो तो शक्ति को बचाने में लगा होता है व्यक्ति, शक्ति का संरक्षण करने में लगा होता है। और अभी इस प्रज्ञा को जो जान चुका है, गोपन प्रज्ञा को वो जानता है, शक्ति आती है और चली जाती है, तो शक्ति पर वो बहुत ग्रस्त नहीं है, शांत है। तो शक्ति भी उस समय बड़ी कारगर हो जाती है, क्रियाशील, प्रभावशाली हो जाती है। और जो शक्ति की दुश्चिंता में है, उसके पास शक्ति होने के बावजूद भी शक्ति की क्रियाशीलता, उपादेयता और उसके उपयोग की सारी उसकी स्थितियां अस्पष्ट होती हैं। ये स्वीकार एक अलग किस्म की शक्ति लाता है, वो जो सारी समझ आई, संतुलन लाता है। और इन्हीं सूत्रों पर, इन्हीं बातों पर चीन में ताओ की परंपरा में जब ये सारी मार्शल आर्ट्स का विकास हुआ तो उसमें इसी सारे ज्ञान को अपने अलग ढंग से डाला गया। और उन्होंने माना, जब बौद्ध धर्म ने लाओसे की इस
जो हवाओं में प्रज्ञा थी उसको फ्यूज किया, मिलाया, सम्मिश्रण किया उसका बुद्ध के ज्ञान से, तो उन्होंने युद्ध कला विकसित करी। तो उस युद्ध कला में बौद्ध धर्म का जो मुख्य बिंदु था वो यही था, लड़ना लड़ने के लिए नहीं है, ये शक्ति के संतुलन के लिए है। जय और पराजय के लिए नहीं है, ये बस उस बिंदु की तलाश के लिए है जहां पर हम ठहराव के साथ कुछ कर सकें। तो जो कुशल योद्धा होता था इन विद्याओं का, उसके साथ लड़ना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो लड़ता ही नहीं था। मुख्य जो उसमें सूत्र निकल कर आता था, सबसे कुशल योद्धा वही है जो युद्ध करता नहीं, वो तो अपने कौशल से सारी चीज़ों को बिखेर देता है। और जो युद्ध करने आया है वो इतने तनाव में है, इतनी चिंता में है, इतनी परेशानी में है कि उसके पास शक्ति है भी तो वो घबराया हुआ है और शक्ति बिखर रही होती है। इस समझ के साथ योद्धा भी विनम्र हो सकता है, और जो उस परंपरा में पैदा हुए, उस परंपरा के जो सन्यासी थे, जो साधक थे, वो युद्ध कला में भी पारंगत थे और अतिशय विनम्र। वो अगर युद्ध के लिए भी खड़े हैं तो उनकी भाव भंगिमा, चेहरा देखकर कोई जान नहीं सकता कि ये युद्ध में है। यही लगेगा कि ये तो किसी प्रार्थना में है, ध्यान में है, कोई संघर्ष नहीं है। प्रतिरक्षा के लिए हम उपयोग कर लेंगे उसका, शक्ति बिखरती नहीं। इस द्वैत के संतुलन में ठहरना बहुत बहुत खूबसूरत है, उसका अलग ही गुणधर्म है। और एक देखिए सुंदर सी बात लाओ से और कहते हैं कि जो ऑब्सक्योर है, अस्पष्ट है, गोपन है, प्रच्छन्न है, छुपा हुआ है, वो क्या करता है, वो स्पष्ट को, जो ऑब्वियस है, उसके पार चला जाता है, उसके ऊपर विजयी हो जाता है। कमाल की बात है। हमको लगता है कि जो स्पष्ट है वो चलना चाहिए, जो अस्पष्ट है, छुपा हुआ है, वो क्या पार कर जाएगा। तो हमने अज्ञानता में क्या एक जीवन शैली बनाई जिसमें सब ऑब्वियस हो। जैसे हम कोई बात भी कहते हैं, देखिए मेरी बात बिल्कुल ऑब्वियस है, समझ लेना पूरी बात। और कभी कभी कुछ बातें थोड़ी प्रच्छन्न भी रह जानी चाहिए। किसी गुरु की बात भी अगर बिल्कुल ऑब्वियस हो जाए तो समझ लेना चाहिए इसमें कोई प्रज्ञा नहीं है, इतनी स्पष्ट हो ही नहीं सकती बात। उसमें कुछ तो ऑब्स्क्योर, कुछ तो गोपन, कुछ तो प्रच्छन्न रहना चाहिए, कुछ छुपा हुआ। कुछ छुपा हुआ जो है बहुत अधिक शक्ति पैदा करता है, रहस्य पैदा करता है, और हमको जीवन के एक अभूतपूर्व सौंदर्य की तरफ ले जाता है। ये कला, ये कौशल हमको पूरे जीवन पर डालना है। अभी के संबंधों में देखिए हमने क्या एक दुर्घटना करी, और अतीत के लोग उस्ताद थे, वो इस विजडम ऑफ ऑब्सक्योरिटी, इस गोपन प्रज्ञा का नियम जानते थे, तो संबंधों में भी वो इसका उपयोग करते थे। आज की जनरेशन देखिए अपने विवाह को लेकर चिंतित है, अपनी तमाम जो भी संबंधों की उनकी व्यवस्थाएं उनको लेकर चिंतित है। और क्यों चिंतित हो जाते हैं? क्योंकि सब कुछ इतना स्पष्ट कर लिया है, सब कुछ ऑब्वियस है, तो परेशानी पैदा हो जाती है उस ऑब्वियस पर। कुछ छुपा हुआ होना चाहिए, और वो स्पष्ट को जीत लेता है। जानबूझ के छुपाए नहीं, हालांकि जानबूझ के छुपाने में भी देखिए काम तो कर ही जाता है फार्मूला। फार्मूला काम कर जाता है, लेकिन उसको जानबूझ के नहीं लगाना है, बात को समझना है। हम किसी से मिलते हैं,
हमारे पास एक तो गहराई नहीं होती, तो हम इतना सब कुछ सामने रखने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला उससे खिन्न ही हो जाता है। और हम जिस किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं, तो कभी आकर्षण का आप फार्मूला देखें, आकर्षित होते ही आप तब हैं जब आपको कुछ समझ में नहीं पड़ता। कुछ समझ में पड़ता है और बहुत कुछ समझ में नहीं पड़ता। कुछ रहस्यमय व्यक्ति, कुछ रहस्यमय व्यक्तित्व वो खींचता है। धुंधल का जो होता है बहुत रहस्यमय होता है। सुबह का धुंधल का, शाम का धुंधल का, वो रहस्यमय बनाता है, वो खींचता है, वो ऑब्वियस नहीं होता है। बादलों में छिपा हुआ चांद बड़ा ही आकर्षक हो जाता है। अब ये नहीं कि चांद के ऊपर बादल हमको डालने ही है, समझने के लिए बात है। तो लाओ से कह रहा है कि जीवन में स्पष्ट जो ऑब्वियस है, सामने है, वो एक हिस्सा है, वो एक बहुत सतही चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसको हमेशा जाने, इसके पीछे भी कुछ होगा। अच्छा, अभी समस्या क्या है कि जो सामने रखता है वो जानता भी नहीं कि पीछे कुछ होगा, इसीलिए उसका ऑब्वियस बड़ा शैलो हो जाता है। ये आइसबर्ग की तरह है ना, आइसबर्ग की टिप दिख रही है लेकिन अभी पीछे कई हिस्से छुपे हुए हैं। पूरा जीवन भी आइसबर्ग की तरह है, लेकिन हम तो आइसबर्ग को भूल गए, उसको विस्मृत कर चुके हैं। तो हमारे लिए तो टिप ही बची हुई है। वो सामने आती है, ऑब्वियस हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, मुद्दा खत्म हो जाता है। लेकिन जीवन में हर घटना के पीछे कुछ गोपनतम छुपा होता है। उसको छोड़ देना चाहिए, उसको जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम उसको जानने की कोशिश में विक्षिप्त हो जाते हैं। ना जानना हमारे जीवन को बहुत ही आह्लाद से भरता है, कौतुक से, विस्मय से भरता है। किसी से हम मिले, वो हमें अच्छा लगा, क्यों लगा ये अस्पष्ट है, छुपा हुआ है, रहस्य है, गोपन है। उसको ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे तो वो चला जाए। कई लोग सोचते नहीं कि जान के ही मानेंगे कि उसी सिद्धांत पर ही पिछला जन्म वगैरह का हम आविष्कार करते हैं। वो कॉन्सेप्ट तो इस जन्म में था, पिछले जन्म में भी होना चाहिए, फिर अगले जन्म में भी उसको ढूंढ के लाएंगे, पकड़ के लाएंगे। तो हम उसको जानने की चेष्टा में ये अगले पिछले जन्म की सब चीज़ें विकसित करते हैं। क्यों नहीं हम छोड़ देते उस चीज़ को वहीं पर। जीवन में जो भी सुंदर है, खूबसूरत है, उसको बहुत कुछ जाना नहीं जा सकता। छोड़ दीजिए उसको वहीं पर, वही उसका सौंदर्य है और वही उसको आगे ले जाएगा, जो कहता है कि स्पष्ट के ऊपर विजय दिलाएगा। रहस्यमय होना ही पड़ता है। अगर कोई रहस्यमय नहीं होगा तो संबंध छिन्न भिन्न हो जाए। मैं इसीलिए इसको कौशल की तरह बता रहा हूँ। अपने संबंधों को भी अगर गहराई देनी है, अलग सुंदरता देनी है, तो थोड़ा रहस्य बनाए रखें। सब कुछ इतना स्पष्ट कर देंगे तो संबंध खो जाएंगे, बिखर जाएंगे। आजकल इसलिए तो इतनी जल्दी संबंध टूटते हैं, बिखरते हैं, इतनी जल्दी डाइवोर्स इसीलिए तो होते हैं। कोई रहस्य नहीं है, सब कुछ जान लिया गया, समझ लिया गया। किसी व्यक्ति से मिलो और हमेशा लगे कि अभी भी कुछ बाकी है, तो उसके साथ तो चलते ही रहेंगे। और ये कौशल है, इस कौशल को सीखना चाहिए, इस कौशल को हमें नष्ट नहीं करना है। और जो देखिए, घर का डेकोरेशन भी हो, चाहे हमारी क्लॉथिंग हो, कपड़ों का डेकोरेशन हो, उसमें भी तो यही नियम लागू होता है। घर में आप सब कुछ दिखा दें, कपड़ों में भी या तो आप सब कुछ ढक दें या सब कुछ हटा दें, तो क्या रहस्य रह जाता है? फिर कोई देखेगा? कोई नहीं देखेगा। कई बार लोगों को लगता है अच्छा कैसे कपड़े पहने, तो कपड़ों में भी यही नियम लगता है। कपड़े पहनने में कुछ रहस्य बचा रहना चाहिए। और अपने घर का भी सबसे अच्छा जो इंटीरियर होता है, उसमें भी यही नियम लगता है। जब कुछ कहीं ऐसा छुपा हुआ सा रह जाता है, वो खींचता है, वो सौंदर्य देता है।
इवन फोटोग्राफी में भी देखिए, फोटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम ऐसी लाइट यूज करते हैं जो बिल्कुल फ्लैट है, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो गया, तो वो फोटोग्राफ भी फ्लैट हो जाता है, फोटोग्राफ में मज़ा नहीं आता। तो फोटोग्राफी में भी हम कुछ लाइट का मिस्टिकल यूज करते हैं कि सब कुछ स्पष्ट ना हो। हम एक एंगल से लाइट डालें, दूसरे एंगल से थोड़ी कम डालें, कुछ हिस्सों को डार्क करें, कुछ को हम लाइट डालें उस पर। तो ये डार्क और लाइट और शैडो का जो इफ़ेक्ट हम उसमें लाएंगे वो उसको डेप्थ देगा, गहराई देगा, और फोटो ज़्यादा जीवंत हो जाती है। लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट लाइट हमने डाल दी, सारी फ्लैट हो गई, इतना ऑब्वियस कर दिया। तो ये नियम भी है जीवन का, और एक तरह से बड़ा प्रैक्टिकल फार्मूला भी है जिंदगी को अच्छा बनाने का। आप किसी से मिलिए, बहुत मिलिए, बात खत्म, मिलिए और थोड़ा सा बचा लीजिए, तो मुलाकातें चलती रहेंगी। मिले और इतना मिल गए कि दूसरे ने कहा कि अब इस झंझट से हमको छुट्टी चाहिए। समझ रहे हैं? तो इसको बहुत प्रैक्टिकल फार्मूले की तरफ भी लगाएं तो संबंध भी बहुत सुंदर अच्छे हो जाएंगे। थोड़ा रहस्य, थोड़ी ऑब्सक्योरिटी, थोड़ी गोपनीयता। आगे लाओ से कहते हैं कि मछली को गहरे पानी में ही रहने देना चाहिए और एक राष्ट्र को अपने हथियारों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। मछली को गहरे पानी में रहने देना चाहिए का कई मतलब है कि मछली गहरे पानी में ही अपनी पूरी इंटेंसिटी में होती है। वो गहरे पानी में ठीक है, खुश है, उसको पानी से बाहर निकालेंगे वो खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। तो कहते हैं मछली को गहरे पानी में ही रहने देना चाहिए। गहराई में ही तमाम चीज़ों के प्राण होते हैं, जीवन होते हैं। कुछ चीज़ों को उथला बनाने से, गहराई से निकालने से उनके प्राण चले जाते हैं। तो लाओ त्से कह रहे हैं मछली एक उदाहरण है उनके लिए। वो कहते हैं उसको गहरे पानी में डालें, उसको बने रहना चाहिए, तो जीवन ज़्यादा सुंदर होगा। जीवन की जितनी भी बातें हैं उनको गहराई में होना चाहिए। और तंत्र परंपरा में एक और बात है जहाँ पर वो मत्स्य को सांस से तुलना करते हैं। जब मत्स्य की बात करते हैं तो वो सांस की बात होती है। जैसे अघोर परंपरा में पंचमकारों में मत्स्य का नाम आता है तो मत्स्य लोग समझते हैं कि मछली खाएंगे, नहीं, वो तंत्र परंपरा कहती अपनी सांसों का भोजन। तो लाओ त्से यहाँ पर उसको एक अलग परिभाषा देते हैं कि मछली यानी कि हमारी सांसें भी यहाँ पर उसमें शामिल हो जाएंगी, उनको गहरा होना चाहिए। अब ये ताओ परंपरा के ध्यान का ढंग आ गया। तो जो ताओइस्ट मेडिटेटर होगा ताओ परंपरा का, वो हमेशा गहरी सांसों का उपयोग करेगा। उसकी सांसें उथली नहीं होंगी, वो गहरी सांसें लेगा। और गहरी सांसें हमारे जीवन को एक नया आयाम, एक नया स्वास्थ्य, एक नई समृद्धि देते हैं। जैसे मछली हल्के पानी में या तट पर आकर अपना जीवन खो देती है, ऐसे ही सांसें उथली होकर अपना जो प्राण है छीण कर लेती हैं। तो एक तो अर्थ इसका ये है कि सांसों को गहरा रखना है, उनको गहरा बनाए रखना है। बाकी अन्य अर्थों में देखेंगे, जीवन की मूलभूत जो चीज़ें हैं उनमें गहराई देना। जैसे वृक्षों की जड़ें हैं, जड़ें तो गहराई में जाएंगी, उनको आप गहराई से निकालेंगे, वृक्ष मर जाएगा। अपने शांति की, प्रसन्नता की जो मछलियां हैं उनको गहराई में डालें, गहराई से वो जीवन पाएंगे। उनको उथला मत बनाएं,
शैलो मत बनाएं, गहराई में ही उनको जीवन मिलेगा। अपने ज्ञान को गहरा बनाएं। अगर ज्ञान को हम, मछली एक बहुत सिंबॉलिक यूज लाओ त्से ने किया है, एक शब्द उन्होंने सब पिरो दिया है। अगर ज्ञान की मछली को हम समझें, उसको भी गहरे पानी में डालें। इसको हम कहते हैं ना, जल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना, तमाम ऐसे मुहावरे हम लोग हिंदी में उपयोग करते हैं ना, कि आधे भरी हुई अगर कोई मटकी होगी तो छलकेगी, और हल्का होता है कोई, जैसे कोई सीड है तो बजने लगता है, हल्का है, भरा हुआ है नहीं बजेगा। तो उसी तरह से आप अपने ज्ञान को भी हल्का ना बनाएं, गहरा बनाएं। हल्का ज्ञान होगा, बार बार उछल कर बाहर निकलेगा, उसकी वॉमिटिंग होगी। ज्ञान गहराई में जाएगा, दिखेगा ही नहीं। मछली अगर गहराई में पड़ी हुई है तो आपको नहीं दिखेगी, बड़ी आपको मेहनत से उसको देखना पड़ेगा, एफर्ट से देखना पड़ेगा, वो वहाँ विश्राम कर रही है। तुम्हारे भीतर भी जब ज्ञान उस मछली की तरह विश्राम करता है, छलकता नहीं, सतह पर आकर बार बार देख नहीं जाता कि अब ये देख गए कि हम ज्ञानी हैं कि नहीं है, कोई परवाह नहीं। जीवन की सारी मूल्यवान चीज़ों को गहराई देना, और इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ है कि किसी भी तरह की प्रदर्शन वृत्ति से बाहर हो जाना, एग्जिबिशनिज्म से, ज्ञान का हो, शक्ति का हो, सौंदर्य का हो, विनम्रता का हो, कोई भी, उसको गहराई दें। गहराई का अपना एक अलग तल है, जीवन देने की अलग प्रक्रिया है। और फिर अंत में अचानक लाओ से ले आते हैं इन सारी बातों के चलते चलते, और एक राष्ट्र को अपने हथियार छुपा कर रखने चाहिए, उनका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर राष्ट्र भी हो सकता है, और हम स्वयं भी एक राष्ट्र ही हैं। हमारा पूरा होना भी एक राष्ट्र की जैसी ही व्यवस्था है। तो हमको हमारे वेपन भी छुपा कर रखने चाहिए। छुपा कर रखने के देखिए कई यहाँ पर अर्थ हैं। एक ये है कि हथियारों का प्रदर्शन अनावश्यक है, उनकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि छुपा कर रखेंगे तो उनका सदुपयोग भी कर पाएंगे। अगर आप जाहिर ही कर देंगे कि आपके पास क्या क्या है, तो दूसरी जो पार्टी है उसको सब पता है, तो युद्ध अलग किस्म का हो जाएगा। अगर युद्ध कला की ही बात देखें तो यहाँ पर लाओ त्से का इशारा ये है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा इंतजाम होना चाहिए जो किसी को पता ही नहीं है, ये छुपा हुआ है, शक्ति का तुम्हारे पास इंतजाम। तो हथियार कई किस्म के, हथियार से अगर हम ये शब्द देखें, वेपन से ये शब्द देखें, प्रतिरक्षा करने की क्षमता। और आजकल देखिए हम अपने देश में भी जब सेनाओं का कोई मंत्रालय बना तो उसको रक्षा मंत्रालय कहते हैं, उसको हम युद्ध मंत्रालय तो नहीं कहते। हथियारों का मंत्रालय तो रक्षा का जो डिपार्टमेंट है। तो हमारे इस शरीर में भी जो रक्षा का, प्रतिरक्षा का इंतजाम है, उसे भी छुपा हुआ रहना चाहिए, और वो शक्तिशाली रूप से काम करेगा। छुपा हुआ रूप से यानी गहरा, मछली वाली गहराई के बाद ही ये बात वो कह रहे हैं कि वो गहराई में उनको डाली, वो पता ही नहीं चलेंगे कि क्या है। आजकल तो देखिए प्रतिरक्षा की ही सारी कवायद चल रही है हमारे जीवन में, लेकिन वो प्रतिरक्षाएं जो जाहिर हैं वो कमज़ोर और हल्की होती हैं, उथली होती हैं, बिखर जाती हैं। और हमारी वो प्रतिरक्षा जो बहुत ही गहरी शक्तिशाली है, वो जीवन की तमाम आपदाओं से लड़ पाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। अब थोड़ा सा ऊपर से अगर हम कुछ सूत्र निकालें तो यहाँ पर ये बात समझ में आ जाएगी। तुम्हारे भीतर अगर विनम्रता है, किसको पता चलेगी? पता ही चल जाए तो विनम्रता किस काम की। और उस विनय का कितना शक्तिशाली प्रभाव हो सकता है यहाँ तक बीमारियों से लड़ने में भी।
तुम्हारे भीतर मृदुता, तरलता है, सॉफ्टनेस है, फ्रेजिलिटी है, यानी कि वो लिक्विडिटी कहाँ पता चलेगी? किसी को दिखाई देगा? तुम्हारी गहराई में वो छुपी हुई है। द्वैत का स्वीकार तुम्हारी गहराई में छुपा हुआ, ये सब हथियार हैं तुम्हारे। तुम्हारी शांति तुम्हारी गहराई में छुपी हुई तुम्हारे हथियार हैं। तो तुम्हारी प्रतिरक्षा भी बड़ी सशक्त है। कोई बीमारी आए, कोई आपदा आए, कोई संकट आए, और फिर तुम्हारे सारे वेपन निकल कर बाहर आते हैं, काम करते हैं। इसीलिए कई लोगों को तुम देखते होगे अपने जीवन में बड़े कोमल से लगते हैं और जीवन की आपदाओं का इतना अच्छा वो सामना करते हैं, तुमको लगता है बड़े कैसे इन्होंने संभाल लिया। और कई लोग बड़े सूरमा नजर आते हैं कि बड़े शक्तिशाली हैं। बातें भी सुनिए उनके तो सारी ज्ञान व्यान की सब बातें, और फिर कोई आपदा आ जाए तो ज्ञान का म्यान अलग पड़ा, ज्ञान की तलवार अलग पड़ी, और वो ढहे हुए अलग पड़े, क्योंकि वो छुपा हुआ नहीं है उनके अंदर हथियार। वो तलवार लेके घूम रहे थे ज्ञान की, म्यान लटकी थी इधर, तलवार हाथ में थी। बहुत सारे ऐसे ज्ञानी होते हैं, आपदाएं ढह गए। ज्ञान की संपदा तुम्हारे भीतर छुपी हुई, द्वैत के स्वीकार की, अद्वैत में ठहराव की। जब वक्त आएगा तो निकलेगी। हथियार प्रदर्शन के लिए नहीं है कि उनको कंधे पे लेकर घूम रहे। जरूरत पड़ेगी तो उपयोग हो जाएगा उनका, नहीं जरूरत पड़ेगी तो कोई बात नहीं। तो एक राष्ट्र भी अगर ऐसा उपयोग करता है तो उसके लिए भी वो बिल्कुल उचित है, और एक व्यक्ति भी ऐसा उपयोग करता है तो उसके लिए भी उचित है। दोनों तलों पर वेपन यहाँ पर नेगेटिवली नहीं है, ये नकारात्मक ढंग से हथियार की बात नहीं करी। ये हमारी प्रतिरक्षा के उपकरण जो हमारे भीतर हैं उनकी ओर इशारा है। क्योंकि ये गहरे में मछली पड़ने के बाद एकदम हथियारों पे तो नहीं कूद जाने वाले थे, उसका कुछ सिलसिला है। तो यही सिलसिला है। ये सारी चीज़ें एक किस्म का हमारे लिए वेपन का काम करती हैं, जो जीवन की आपदाओं में हम उनका उपयोग कर पाते हैं और हम उसको स्थिर, शांत और सुंदर बना पाते हैं। आज के लिए इतनी ही बात।